विश्वविद्यालयस्य आचार्य अंतिम वर्षस्य छात्रं दीपकम् आकारयामि यत् सः उपस्थाय वैदिक मंगलाचरणेन अस्य कार्यक्रमस्य शुभारंभं करोतु। दीपकः। वाक्सु अहं रुद्रेर्भिर्वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भाबिभर्म्यहम् इन्द्राग्नी अहमश्विनो भा अहं सोममाहन संबिभर्म्यहम् त्वष्टारमुत पूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्यै यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकीतुषी प्रथमा यज्ञियानां ताम मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यवेशयन्तीं मया सो अन्नमति यो विपश्यति य प्राणीति य इमं शृणोत्युक्तम अमन्तवो मां त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शर्वे हन्तवाउ अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरमस्य मूर्धनं मम योनिरप्सवन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वो तामुं द्याम वर्ष्मणोप सपृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव। धन्यवादाः दीपकाय। भवता वाक् सूक्तस्य पाठेन मङ्गलम् आचरितं। संस्कृत विश्व संस्कृत सप्ताह पर्वणि महर्षि पाणिनीय संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय संस्कृत भारती जाह्नवी शोध पत्रिकाणां च संयुक्त तत्वावधाने प्राचल्यमाने साप्ताहिक व्याख्यान श्रृंखला क्रमे अद्य षष्ठ दिवसे समुपस्थितानां समेषां वरेण्य विदुषां श्रोतॄणां कार्यकर्तॄणां च कार्यक्रमेऽस्मिन् हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनानि च। अयि सुरभारती समुपासकाः, यथा भवन्तः जानन्ति यत् विश्वप्रतिनिधि भाषासु संस्कृतस्य वैभवम् इति विषयोपरि कुलपति आचार्य प्रभृतयः आभारतात् विदुषाणां व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतं श्रोष्यते च। क्रमेऽस्मिन् अद्य येषां संस्कृतसमाराधकानां व्याख्यानं भविष्यते तेषां परिचयः प्रदानाय कार्यक्रमस्य अस्य सूत्रधारभूता महान्तः प्रतीचि प्राची ज्ञान विज्ञान समन्विताः आचार्याः डॉक्टर बिपिन कुमार झा महोदयाः आकार्यन्ते यत् अतिथीनां वक्तॄणां च परिचयः
परिचयः कारयन्तु इति भवन्तः विपिन झा महाभागाः। धन्यवादः मदन मोहन महोदय। अद्य अस्मिन् भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अत्र वयम् अस्य सत्रस्य मुख्यातिथयः भवन्ते उज्जयिनीस्थ महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालयस्य माननीय प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महोदयाः। एतेषाम् आशीर्वादान् अवाप्य एव वयं कर्तुं प्रभवामः, यतोहि आरम्भकालादेव एतेषां आशीर्वादं स्वीकृत्य एव वयं कार्यं कुर्मः। मालविकाग्निमित्रे महाकवि कालिदासः कथयति, अर्थं प्रतिबन्धं प्रभुरधिगन्तुं सहायवान् एव दृश्यं तमसि न पश्यन्ति दीपेन विना सचक्षुरपि। सहायतां विना कोऽपि लक्ष्यम् अवाप्तुं न शक्नोति। एतस्मात् कारणादेव सर्वथा ये अभिभावकाः भवन्ति, सहायकाः भवन्ति, सर्वथा आवश्यकता भवत्येव। अत्र एते महानुभावाः अस्मान् मार्गं दर्शितवन्तः प्रारम्भकालादेव। अतः एतेषां महोदयानाम् अस्मिन् सत्रे स्वागतं व्याहरामो वयम्। एवमेव अद्यतनीय सत्रस्य सारस्वतातिथयः भवन्ति प्रोफेसर श्री प्रकाश पांडे महाभागाः। एते संस्कृत भारत्याः बिहार झारखण्डयोः क्षेत्रमन्त्रिणः सन्ति। अपि च जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रबंध समितेः अध्यक्षाः अपि सन्ति। इमे सरलाः, सहजाः तथा च गुणात्मक शिक्षा प्रचार प्रसाराय बद्धाः भवन्ति। इमे नैकबद्ध पक्षपातिनः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालयस्य आचार्याः, लब्ध प्रतिष्ठ शाब्दिकाः सन्ति। एते इमे विद्वांसः, इमे महानुभावाः। एतेषां सन्दर्भे आचार्य शंकरस्य त्रिपदी स्मर्यते। तत्र अस्ति, दिव्यधुनी मकरंदे परिभोग सच्चिदानंदे श्रीपतिपदारविंदे भवभयखेदच्छिदे वंदे सत्यविभेदापगमे नाथ तवाहं नमामकीनस्त्वं सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः उद्धनगभिदनुज दनुज कुला मित्र मित्र शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति किन्न भवति रस्कारः। रूपेण अत्र त्रिपदी इत्यस्य स्मरणं इत्थम् आसीत् यत् आवयोर्मध्ये अथवा आवयोर्मध्ये यद्यपि अभेदत्वं वर्तते तथापि भवदीयोऽहम् एव यथा हि तरङ्गः समुद्रस्य भवति। एवं ये सन्ति सारस्वतातिथयः तेषां सश्रद्धं सभक्तिकं साञ्जलिं स्वागतं वयं व्याहरामः। एवमेव सारस्वतातिथयः भवन्ति नई दिल्लीस्थ नवदेहलीस्थ जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः। इमे हिमाचलस्थ परिसरे औपचारिक रूपे मम अभिभावकाः आसन्, अध्यक्षाः आसन् तस्मिन् समये, किन्तु एते सर्वदा अनौपचारिक रूपे ज्ञान विज्ञानाविष्करणाय अस्मान् सर्वदा प्रचोदयन्ति। इमे सर्वदा सहजाः भवन्ति। एतेषां सन्दर्भे एकः श्लोकः स्मर्यते विरचित महिम्नस्तोत्रस्य, श्मशाने क्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा, तत्र अन्तिम खलु तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। अतो एतेषां पुरस्सरम् अस्माकं मंगलम् एव भविष्यतीति निश्चप्रचम्। अतः एतेभ्यो महानुभावेभ्यो हार्दं स्वागतं व्याहरामः। एवमेव
आमन्त्रित विद्वांसः सन्ति, डॉक्टर स्नेही महाभागाः, इमे तो अस्मन् मित्रमणयः सन्ति, सर्वदा स्नेहाभिसिञ्चनं कुर्वन्ति। इमे दर्शन क्षेत्रे कृतभूरिपरिश्रमाः सन्ति। अत्र स्वागतं व्याहरामो वयम्। अत्र राजभाषा संदर्भे दीपं दर्शयन्त्यः सन्ति दीपिका महोदयाः, अपि स्वागतम्। श्रोतारः अत्र ये सभायाः भवन्ति ते प्राणभूताः भवन्ति। तत्र विशेषरूपे अस्माकं गुरुजनाः सन्ति, मार्गदर्शकाः अपि सन्ति। अतः तेभ्योऽपि वाक्कुसुमैः स्वागतं व्याहरामो वयम्। अनेन सहैव अत्र कार्यकर्तारः सन्ति, तेषामपि स्वागतं कुर्वन् अहं विस्तरात् विरमामि। धन्यवादाः। मदन मोहन महोदयः। स्वागतकर्तॄणामपि बहुनि अभिनन्दनानि, स्वागतं च व्यवह्रियते। पूर्वमपि मया उक्तं यद् भवतां विषये भवति अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति मूलमनौषधम्, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। भवताः समन्वयक भवतां संयोजकत्वे वयं सम्भूय अस्य कार्यक्रमस्य यथाशक्त्या योजना अस्माभिः निर्मिता। तत्र भवतां योगदानम् अभिनन्दनीयाः वर्तन्ते। यथा वयं जानीमः यत् राजभाषा राष्ट्रभाषा वा अस्ति हिंदी, तया सह संस्कृतस्य अंतर्संबंधः कः? संबंधाधारितम् अनुसंधानं कुत्र कुत्र कस्मिन् क्षेत्रे जातम् अस्ति, कुत्र कुत्र संभावना अस्ति अनुसंधानस्य। एतेषां विषयाणाम् उपरि अद्यतनं व्याख्यानम् आसाम् आमन्त्रित विदुषीणां व्याख्यानम् अस्माभिः श्रोष्यते। ताः सन्ति डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदयाः। अतः ताः सादरं प्रार्थयन्ते यत् सा स्वकीयेन उद्बोधनेन विषयस्य उपस्थापनं कुर्वन्तु। इमाः लखनऊ परिसरे अध्ययनं सम्पादितवती अस्ति, पुनश्च लखनऊ विश्वविद्यालयात् अपि अध्ययनम् अनया कृतं। देवप्रयागे इदानीं सहायकाचार्य पदम् अलङ्कुर्माणाः सन्ति। अतः एतादृश्यः विदुष्यः अहं सादरं प्रार्थयन्ते यत् सा उपस्थाय स्वकीयस्य विषयस्य उपस्थापनं कुर्वन्तु इति। डॉक्टर दीपिका दीक्षित महाशयाः। धन्यवादाः महोदयाः। नमः सभाभ्यः। स्वतन्त्रतायाः 75तमवर्षस्य पूर्वसन्ध्यायाम् अहं स्वकीयशोधपत्रं प्रस्तौमि। संस्कृत सप्ताह समारोहे संस्कृतस्य विविधभाषाभिः सयैव यः अन्तर्सम्बन्धः तदाधारीकृत्य रोजगार अनुसन्धान प्रवृत्तीनां विविध आयामानां प्रस्तुतिः प्रतिदिवसं मया श्रुतम्। अद्य हिंदी संस्कृत संदर्भे अनुसन्धानस्य अवसरः, रोजगारस्य अवसरः कथम् अस्ति, केन प्रकारेण अस्ति, एतेषां संदर्भे निर्देशानुरूपं राजभाषा माध्यमेन एव शोधपत्रं प्रस्तौमि। सर्वप्रथम आज प्रश्न यह उठता है कि इस चर्चा की आवश्यकता क्यों है। संस्कृत से हिंदी तक की जो विकास यात्रा रही है वह किस प्रकार रही है, शोध की संभावनाएं क्या हैं तथा रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में स्पष्टतया उल्लिखित है कि
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो हिंदी की विकास यात्रा है वो किस प्रकार से रही है। वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी से गतिमान होते हुए विविध रूपों में परिलक्षित होती है। जैसा कि पूर्व विदित है कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। अधिकांश क्षेत्रीय भाषाएं संस्कृत और द्रविड़ रही हैं। वैदिक काल के बाद मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन प्राकृत भाषा रही। 11वीं ईस्वी में मुस्लिम शासकों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। हिंदी का पुराना रूप अपभ्रंश युग से 11वीं ईस्वी में विकसित हुआ था। फारसी और अरबी भाषाओं से प्रभावित होते हुए उत्तर भारत में विकसित होने वाली भाषा को हिंदवी या खड़ी बोली के नाम से जाना जाने लगा। इसके बावजूद हिंदी संस्कृत की ही अनुगामिनी रही है। इसीलिए हिंदी भाषा में अधिकाधिक शब्द संस्कृत भाषा के यथावत रूप में ही दृष्टिगोचर होते हैं। यद्यपि हिंदी भाषा में अनेक रचनाएं ऐसी परिलक्षित होती हैं जिसमें संस्कृत शब्दावली का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया है। तथापि उदाहरण स्वरूप यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना को मैंने उदाहरण स्वरूप रखा है। हिमाद्रि तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। उपयुक्त पंक्तियों में संस्कृत शब्दों का बहुलता के साथ प्रयोग किया गया है। इसके अनंतर हम शोध की संभावनाओं को देखते हैं कि इसमें प्रथमता पारंपरिक शोध और तकनीकी आश्रित शोध है। पारंपरिक शोध से भली भांति आप सभी लोग परिचित हैं। इसके द्वितीय प्रभाग तकनीकी आश्रित शोध के विषय में मैं बताऊंगी कि हिंदी संस्कृत एवं तकनीकी आश्रित जो शोध हुए हैं, संचालित हैं, उनमें से उदाहरण स्वरूप MHRD के द्वारा तकनीकी शब्दावली आयोग, जो कि विशेषता हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को परिभाषित एवं नए शब्दों का विकास करता है, विशेष रूप से कार्यालयी, विद्यालयी, व्यावसायिक शब्द आदि। द्वितीय रूप में स्पोकन ट्यूटोरियल, जो कि MHRD के द्वारा संचालित है। यह सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिए बनाया गया है। तीसरा जो उदाहरण है वो हिंदी वर्ड नेट, जो कि IIT बॉम्बे के द्वारा पर्याय पदों पर 22 भाषाओं के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके पश्चात हम रोजगार की संभावनाओं पर दृष्टिपात करते हैं। संस्कृत निष्ठ हिंदी ज्ञाता जो हैं उनके लिए रोजगार के विविध अवसर हमें दिखाई देते हैं। शिक्षण के क्षेत्र हो, चाहे वे प्रशासनिक के क्षेत्र हैं, तकनीकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कर्मोपासना के क्षेत्र में, जिसमें विशेष रूप से हम कर्मकांड आदि से परिचित हैं, सैन्य सेवा के क्षेत्र में, धर्मगुरु आदि के रूप में। इस प्रकार से शिक्षण के क्षेत्र में आप देख सकते हैं संस्कृत शिक्षक, स्कूल शिक्षक, भाषा शिक्षक इत्यादि के रूप में विविध पक्ष हैं जो स्पष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं। एक संस्कृत निष्ठ हिंदी ज्ञाता हेतु रोजगार के और अन्य कितने अवसर हो सकते हैं, जैसे व्याख्याता, सहायक प्रोफेसर के रूप में, पत्रकार, हिंदी अनुवादक, कंटेंट लेखक के, गीतकार, लेखक, हिंदी अधिकारी, भाषण लेखक, सलाहकार, अध्यापक, पर्यटन क्षेत्र इत्यादि।
जो है इनके आधार पर विभिन्न रोजगार के अवसर जो हैं वो कल्पित हैं और बहुत सारे ऐसे इन्हीं से संबंधित भविष्य में जो है रोजगार के अवसर कल्पित किए जा सकते हैं और अनुसंधान के विविध आयामों का आयोजन किया जा सकता है। विविध शोध के नए आयामों को हम देख सकते हैं। अंततः यह हम कह सकते हैं कि भाषा के विशिष्ट अध्ययन से ऐसा कोई क्षेत्र विशेष नहीं जिसमें अनंत संभावनाएं ना हो, परंतु आवश्यकता है कि नदी एवं भाषा के प्रवाह की भांति दुस्तर से दुस्तर क्षेत्र से इस अविरल धारा को अनवरत प्रवाहित करते रहने की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी शाब्दिक त्रुटियों के लिए गुरुजन से क्षमा याचना चाहती हूँ। धन्यवाद। समय अस्य मर्यादायाः सम्यक् अनुपालनं महोदयाः विहिता हार्दं धन्यवादाः समर्पयन्ते। मधुर महोदय एक सूचना अस्ति यहाँ पर श्रोतागण से निवेदन है, जिस समय में अन्य स्लाइड हम चला रहे हों उस समय वो शेयर न करें, उससे बहुत व्यवधान होता है। एक ही व्यक्ति का 3 बार आ रहा था, तो इसलिए मैंने उनको रिमूव किया था, और फिर दोबारा वो न करें, नहीं तो फिर उनको स्पष्टतया रिमूव करना पड़ेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम आप सर्वेषां कार्यक्रमः अयम् अस्ति, अतः किञ्चित् सहयोगदृष्ट्या सर्वेपि यदि सूचनायाः पालनं कुर्वन्ति तर्हि उत्तमरीत्या वयम् अग्रे गन्तुं सक्षमा भवामः। अतः विनम्रनिवेदनं वर्तते, किञ्चित् सूचनायाः पालनम् अवश्यमेव करणीयम्। अग्रे आमन्त्रित वक्त्रोः द्वितीयक्रमे येषां व्याख्यानम् अस्माभिः अद्य श्रोष्यते ते सन्ति डॉक्टर सच्चिदानंद रनिः महाशयाः। अतः तान् आकारयन्ते यत् ते उपस्थाय स्वकीयेन उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। अति उत्तम। ओम मम ध्वनि आगच्छति? हेलो, सम्यक् श्रूयते। सर्वेभ्यः नमो नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् संस्कृत सप्ताह इत्यस्मिन् कार्यक्रमे विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृत वैभवम् इति विषये इयं संगोष्ठी समायोज्यमाना विद्यते। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अभ्यागत अतिथयः प्रोफेसर विजय कुमार महोदयाः, मान्यः कुलपति वर्याः, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैनी, अथ च कार्यक्रमे अस्मिन् सारस्वत अतिथिरूपेण विराजमानाः प्रोफेसर श्री प्रकाश पांडे महोदयाः, अथ च प्रोफेसर जय प्रकाश नारायण महोदयाः। सर्वेभ्यः वाक् वचन पुरस्सरम् अभिनंदनं विज्ञाप्य किमपि स्वकीय शोधपत्र विषये वक्तुम् इच्छामि। हिंदी भाषायाः एव विषयो वर्तते, अतः राष्ट्रभाषाया एव वक्तुम् इच्छामि। मेरे शोधपत्र का विषय है संस्कृत और हिंदी भाषा का अंतर संबंध। यह विषय प्राय सिद्ध विषय है। इस विषय में सभी विद्वान जानते ही हैं कि हिंदी और संस्कृत भाषा एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से माता और पुत्री एक दूसरे के संबंधित होती हैं। संस्कृत भारतीय संस्कृति एवं हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और संस्कृत से ही हिंदी भाषा के अधिकांश
शब्द निर्मित हैं तथा संस्कृत से ही हिंदी भाषा पुष्पित और पल्लवित हुई है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है, यह भी हम भली बात ही जानते हैं। इस प्रकार एक ही लिपि के ज्ञान से दोनों भाषाओं को पढ़ने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। हिंदी भाषा भारत के संपूर्ण भागों में संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित है और हिंदी भाषा के विकास के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। हिंदी साहित्य की अनेक रचनाएं ऐसी हैं जो संस्कृत की ललित पदावली भाषा व्याकरण से परिपूर्ण हैं। जैसे अभी उन्होंने कविता के रूप में उदाहरण भी बताया था, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो रुको न सूर सारसी, साहसी बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। इसी प्रकार से अनेक रचनाएं हैं जो संस्कृत से प्रभावित है। संस्कृत के एमए के हिंदी पाठ्यक्रम को हम देखें और संस्कृत के पाठ्यक्रम को देखें तो वहाँ भी काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र का जो भाग हैं वे एक दूसरे के अनुवाद ही हैं। संस्कृत की ही जो काव्य परंपरा के साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश आदि ग्रंथ हैं, उन्हीं का अनुवाद करके वहाँ पर पत्र संयोजित किए गए हैं। हिंदी भाषा का व्याकरण भी संस्कृत भाषा के व्याकरण से पूर्णतः प्रभावित है। हिंदी भाषा के व्याकरण में संधि समास कारक के नियम पाणिनीय व्याकरण से ही प्रभावित हैं, उन्हीं की संख्या में न्यूनाधिक्य है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हिंदी का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही हिंदी के विकास के लिए संस्कृत का विकास होना भी आवश्यक है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रथमतया चुना था, पर एक मत से संस्कृत भाषा पीछे रह गई। इस वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा चुना गया और संस्कृत सामान्य भाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में और कई प्रदेशों में राज्य भाषा, द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। जैसे कि उत्तराखंड राज्य में संस्कृत द्वितीय राजभाषा है। इस प्रकार संस्कृत और हिंदी में परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है। मूल संस्कृत भाषा को हिंदी की आवश्यकता नहीं है, पर यह भी सच्चाई है कि वर्तमान में संस्कृत भाषा के अधिकांश प्राचीन ग्रंथों का पठन पाठन हिंदी अनुवाद और क्षेत्रीय भाषाओं के अनुवाद की सहायता से हो रहा है, क्योंकि हिंदी जन सामान्य में एक प्रचलित भाषा के रूप में प्राप्त होती है, जबकि संस्कृत का विकास शास्त्रीय भाषा के रूप में ही हुआ है। विश्वविद्यालय एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों के प्रयास से संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करते हुए जनमानस की भाषा बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिनके परिणाम उत्साहजनक हैं। भारतीय समाज में संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त है। संस्कृत भाषा धर्म, आध्यात्म, प्राचीन कला एवं विज्ञान की भाषा है और देववाणी के रूप में जानी जाती है। संस्कृत भाषा में अनंत शब्द को उसकी संभावना है, जैसा कि वहाँ पर प्रकृति, प्रत्यय, धातु, उपसर्ग के द्वारा नए नए शब्द बनाए जाते हैं और उन शब्दों का सीधा लाभ हिंदी भाषा को भी मिलता है। उन शब्दों का सीधा प्रयोग हिंदी के काव्यों में देखने को मिलता है। जैसे उपसर्ग में ही हम लोग देखते हैं हिरी धातु से प्रहार, आहार, संवार, विहार इत्यादि एक ही उपसर्ग से बहुत सारे शब्दों का निर्माण हो जाता है। संस्कृत भाषा कई भाषाओं की जननी है, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही कई भाषाएं निकली है, जैसे उर्दू, पंजाबी, गुजराती, लैटिन, ग्रीक आदि अनेक भाषाएं संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं और उनसे पूर्णतया प्रभावित प्रतीत होती हैं। यह जानने के लिए कि एक भाषा से इतनी सारी भाषाएं कैसे उत्पन्न हुई, इसके लिए हमें संस्कृत को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, परंतु हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी मूल भाषा के रूप में दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी बोलने वालों की संख्या की वजह से इसे दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा माना जाता है। भारत में संस्कृत संभाषण करने वाले और जानने वाले लोगों की संख्या साक्षात रूप में हिंदी जितनी नहीं है, पर दैनिक उपयोग में, पूजा के मंत्रों में हम प्राय सभी संस्कृत से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परिचित होते हैं और प्रयोग करते हैं।
हिंदू धर्म के कई उपन्यास संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं तथा हिंदी भाषा हिंदुस्तानी भाषा का मानकीकृत रूप है। संस्कृत हिंदी वालों के लिए अध्यापन के अतिरिक्त कोई रोजगार नहीं है, ऐसी एक मन में धारणा है। लेकिन अभी आपके सामने स्लाइड प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि संस्कृत के साथ जो अंतर अनुशासनात्मक विषय हैं और विभिन्न प्रकार के आयाम जुड़े हुए हैं, तकनीक और विज्ञान की सहायता से जो नए नए क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें नई संभावनाएं हैं रोजगार की और अनुसंधान की। हमने देखा है कि संस्कृत के महाकाव्यों पर ही हिंदी में अनेकों चलचित्रों का निर्माण हुआ है, धारावाहिकों का निर्माण हुआ है और वे अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। इस संबंध में रामायण और महाभारत को कौन नहीं जानता है। श्री कृष्णा आदि जो धारावाहिक हैं, ये सब भारत के प्राणभूत धारावाहिक रहे हैं और संस्कृत और हिंदी दोनों का ही विकास इसके साथ हुआ है। प्राचीन काल की जो बी आर चोपड़ा जी की महाभारत है, उसको देखते हैं तो उसके जो संवाद हैं, उसमें उन संवादों में संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है और बहुत अधिक संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। मध्य मध्य में श्लोक भी आते हैं। इस प्रकार संस्कृत सभी लोगों के जनमानस तक पहुंची है और हिंदी के माध्यम से पहुंची है। हिंदी भाषा का उच्चारण थोड़ा सरल होता है, परंतु संस्कृत भाषा की शब्दावली के लिए यह अपरिहार्य है। संस्कृत और हिंदी में उच्चारण में आरंभ में थोड़ी समस्या आती है। हिंदी तो सहज रूप से प्राय हम लोग सीख लेते हैं। संस्कृत का भी अगर परिवेश प्राप्त हो जाए तो वैदिक मंत्र के जो कठिन उच्चारण है, वो भी छोटे छोटे बालक भी उच्चारण करने में समर्थ हो जाते हैं। तो यह परिवेश के कारण संभव हो पाता है। तो जैसा हमें परिवेश मिलेगा, उसमें हम संस्कृत को अधिक व्यापक रूप से जान पाएंगे और उसका बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग कर पाएंगे। संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषाओं में एक मानी जाती है। हिंदी भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों का समावेश है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे कई शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, जैसे नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम इत्यादि। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए जाने के समय कुछ परिवर्तन के साथ भाषा में प्राप्त होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों की भरमार हिंदी भाषा में देखने को मिलती है, जहाँ तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो संस्कृत भाषा में है और जो राष्ट्रगान है उसमें भी हम देखते हैं कि उसके जो शब्दावली है, जन गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता इत्यादि, उसमें भी संस्कृत के सारे शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखें तो संस्कृत और हिंदी भाषा का घनिष्ठ अन्योन्याश्रय संबंध है। हिंदी को हमारी राज्य भाषा माना जाता है। भारत में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, परंतु संस्कृत भाषा का बोलचाल की भाषा में बहुत कम प्रयोग होने पर भी ये सभी समाज में सम्मान के दृष्टिकोण से देखी जाती है। ऐसा भारत का कोई भी हिंदू सनातनी नहीं होगा जो संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण न करता हो। संस्कृत जानते हुए भी उन्हें यह बोध नहीं हो पाता है कि हम संस्कृत जानते हैं। यही कारण रहा कि भारत की जनगणना के आंकड़ों में संस्कृत जानते हुए भी संस्कृत को दर्ज कराने वालों की संख्या नगण्य रही। इसके कारण संस्कृत बोलने वालों की संख्या कम है और इस संबंध में संविधान विधायिका में कई प्रश्न उठाए गए हैं कि संस्कृत बोलने वालों की इतनी संख्या कम होते हुए भी उस पर अधिक सरकार व्यय क्यों करती है, जबकि संस्कृत से अधिक अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को बोला जाता है, उन पर व्यय करने की सरकार क्यों नहीं अधिक प्रयत्न करती है। इसका सीधा समाधान यह है कि यद्यपि जनगणना के आंकड़ों में संस्कृत भाषा के आंकड़े कम दर्ज हुए हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत के जनमानस में संस्कृत भाषा प्रचलित नहीं है। संस्कृत भाषा भी हिंदी भाषा के समान ही व्यापक है, पर लोगों में एक अपना आत्मबोध नहीं है कि उन्हें संस्कृत आती है या संस्कृत वे जानते हैं, संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करते हैं। भला कौन इस देश में
सनातनी ऐसा होगा जिसको गायत्री मंत्र नहीं आता है, कौन ऐसा होगा जिस ओम नमः शिवाय नहीं बोलता है, कौन ऐसा होगा जो भजन संस्कृत के नहीं सुनता है। अभी हमने देखा हाल ही में हर हर शंभो एक भजन था जो अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत की पृष्ठभूमि से ही सारे गीत संगीत हिंदी भाषा में आ रहे हैं और हिंदी के साथ साथ पुनः संस्कृत को भी पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। तो दोनों भाषाओं में अत्यंत गहरा संबंध है। संस्कृत भाषा एक रोचक भाषा भी है, इसमें एक शब्द के हजारों अर्थ निकल जाते हैं और श्लेष उपमा आदि अलंकारों के द्वारा अर्थ की विभिन्नता भी प्राप्त हो जाती है। यह बोलने में थोड़ी मुश्किल है परंतु समझ लेने पर बहुत ही मनभावन लगती है। स्नेही महोदय, अब मैं समय की मर्यादा को देखते हुए अंत में सारांश कह देना चाहता हूं। अगर आप भारत में कहीं भी यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको संस्कृत और हिंदी का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जहाँ तक संस्कृत और हिंदी हमें आती है वहाँ हमारा कार्य सुगमता से हो जाता है। मैंने देखा है कि दक्षिण भारतीय लोग जो हिंदी नहीं जान पा रहे होते हैं वे उत्तर भारत में आकर अत्यंत कठिनाई महसूस करते हैं, पर उत्तर भारत के जो लोग संस्कृत और हिंदी जानते हैं वे दक्षिण भारत में प्राय अन्य भाषाओं के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं और उच्चारण आदि कर लेते हैं। इस प्रकार संस्कृत और हिंदी भाषाओं का गहरा संबंध है। वैश्वीकरण के युग में व्यापार की वृद्धि के लिए हिंदी भाषा का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बॉलीवुड की फिल्मों और व्यापार जगत में आज विश्व की जितनी संस्थाएं हैं जैसे अमेजन और आदि, ये लोग भी अपने अपने विदेशी कंपनियां होते हुए भी हिंदी भाषा में ही अपने ऐप्स का निर्माण कर रहे हैं और उनके द्वारा अपने व्यापार को सफल बना रहे हैं। तो भारत में अगर विकास करना है तो हिंदी भाषा को जानना होगा और हिंदी भाषा को जानने के लिए संस्कृत भाषा को भी जानना होगा। संस्कृत के माध्यम से ही प्राचीन काल के सभी वेद, वेदांग, आध्यात्म, धर्म, विज्ञान, कला इत्यादि विषयों को जाना जा सकता है। जो संस्कृत हिंदी के माध्यम से संस्कृत को जानते हैं वे भारत की संस्कृति को भी जानते हैं और भारत की संस्कृति ही राष्ट्रीय एकता की और अखंडता की संपोषक संस्कृति है। इस प्रकार से हिंदी और संस्कृत भाषा का राष्ट्रीय एकता और भाईचारे और शांति का निर्माण करने में भी समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार संस्कृत और हिंदी में अत्यंत गहरा संबंध है जिसको हम लोग सभी महसूस करते हैं और उसको अधिक शब्दों के माध्यम से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सभी लोग हम अनुभूति में ये जानते हैं कि संस्कृत और हिंदी एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित भाषाएं हैं। इतना ही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर धन्यवाद। धन्यवादः। धन्यवादाः समर्पयन्ते। भवद्भिः अत्यन्तं सारगर्भितं प्रामाणिकं सान्दर्भिकं च व्याख्यानं प्रस्तुतं। ये यथा भवद्भिरुक्तं यद् हिंदी भाषा संस्कृत निष्ठा भाषा वर्तते। यदि संस्कृत भाषा जननी अस्ति तर्हि पुत्रीवत् हिंदी इत्यस्य स्थानं वर्तते। अतः द्वयोर्मध्ये परस्परम् अभेद संबंधः अस्ति। यदि कश्चित् हिंदी भाषां सम्यक् ज्ञातुम् इच्छति चेत् तस्य पूर्वं संस्कृत भाषायाः सम्यक् ज्ञानं भवेत्, तदेव सः हिंदी भाषायां प्रवीणः भवितुम् अर्हति। धन्यवादाः समर्पयन्ते। यतोहि भवद्भिः सान्दर्भिकं प्रामाणिकं च व्याख्यानं प्रस्तुतम्। अग्रे अस्य कार्यक्रमस्य सारस्वत अतिथयः ये सन्ति तेषां व्याख्यानम् अस्माभिः श्रोष्यते। इमे संस्कृतभारत्याः क्षेत्रमन्त्रिणः सन्ति। एतेषां दायित्वं महत्वपूर्ण पदे वर्तते। एतेषां कार्यक्षेत्रं बिहार झारखंड राज्ययोः वर्तते। अनेन सह एते संस्कृत महाविद्यालय
लगमा इत्यस्य प्रबंधन समिते अध्यक्षापि वर्तन्ते। कुशल प्रशासकेषु अन्यतमाः इमे सन्ति। आभारते संस्कृत जगति एतेषां प्रसिद्धि वर्तते। अतः एतादृशानां संस्कृतसेविनां व्याकरणशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाणां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे आचार्य पदम् अलङ्कुर्माणानां विदुषाम् आदरं प्रार्थयन्ते यत् ते उपस्थाय अस्मान् स्वकीयेन उद्बोधनेन अनुगृह्णन्तु। प्रोफेसर श्री प्रकाश मांडे महोदयाः। धन्यवादाः। ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। तत्र विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः सम्मान्याः प्रोफेसर श्री जी विजय कुमार महोदयाः, उपस्थिताः वक्तृबान्धवाः, अस्य कार्यक्रमस्य समायोजकाः डॉक्टर विपिन कुमार झा महाशयाः, संचालक बान्धवाः, अत्र कार्यक्रमे आभासिक माध्यमे युक्ताः सर्वेपि बान्धवाः भगिन्यश्च। संस्कृतस्य वैभव विषये किं वा वक्तव्यम्? सर्वेपि जानन्ति, अतः विदित विषयः एषः। जीवनस्य कोऽपि तादृशः पक्षः तथा न दृश्यते यस्य विवरणं चिन्तनं लेखनम् अस्माकं पूर्वजैः न कृतम्। धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः सर्वत्र लिखितं ज्ञानम् अस्माकं पुरतः अस्ति। अध्ययनस्य ये केऽपि विषयाः स्युः, लोकोपयोगिनः विषयाः स्युः, सर्वेषाम् उपरि चिन्तनं कृतं। गणितं वा, शास्त्राणि वा, वायुज्ञानं वा, कृषिविज्ञानं स्यात्, कोऽपि पक्षः तथा नास्ति। भूगोलः, भूगर्भः सर्वं चिन्तितं विचारितम्। अतः संस्कृतस्य का समृद्धिः, किं वा वैभवं, तत्र विशेषेण वक्तव्यं नास्ति इति भाति। अद्यतन विषयः तु वस्तुतः संस्कृत हिंदी संस्कृतयोः को वा अंतरसंबंधः, किं वा अनुसंधानं कर्तुं शक्यते, तद्विषये एव अत्र किमपि वक्तुं समीहः वर्तते। वस्तुतः यावत् ज्ञानं वक्तुं शक्यते यत् हिंदी भाषायाः आचार्याः हिंदी कालं चतुर्धा विभजन्ति। आदिकालः, भक्तिकालः, रीतिकालः, आधुनिककालः। आधुनिककाले हिन्द्याः यात्रा यतः आरभ्यते तत्र तु पश्चिम ज्ञान संपदः प्रभावः अधिकः दृश्यते। वस्तुतः आधुनिककालः ततः एव आरब्धः। संस्कृतं तु ज्ञान परंपरायाः संवाहिका भाषा। अतः एषा एव ज्ञान परंपरा संस्कृतात् हिन्द्या आगता। अतः रचनासु
निहित ज्ञान परंपराम आश्रित्य एव चर्चा करणीया भवेत्। हिन्द्याः आरंभिकाः उन्नायकाः त्रयः सन्ति, लल्लूलालः, सदल मिश्रः तथा इंशा अल्लाह खां। लल्लूलालः सदल मिश्रश्च संस्कृतनिष्ठ हिन्द्याः आग्रहिणौ आस्ताम्, किन्तु इंशा अल्लाह खां उर्दू मिश्रित हिन्द्याः आग्रही आसीत्। वस्तुतः भक्तिकालः रीतिकालः उभयोः कालयोः संस्कृतस्य अधिकः प्रभावः दृश्यते। किंचिन् मात्रं तु आदिकाले अपि यः आदिकालः कैश्चित् वीरगाथाकाल नाम्नापि अभिधीयते। किन्तु संस्कृते यच्चिन्तनं तच्चिन्तनं भक्तिकाले रीतिकाले तु दृश्यते एव। वस्तुतः यदि गवेषणा निमित्तं विषयः अन्वेषणीयः तर्हि यथा पूर्ववक्त्रा प्रतिपादितं यत् अनुवाद माध्यमेन एतत् कार्यं पूर्वतः एव आरब्धम्। लल्लूलालः सदल मिश्रस्य अनुवाद कार्यं कृतवन्तौ। तदनन्तरम् अपि संस्कृतस्य यानि काव्यानि महाकाव्यानि नाटकानि तेषां सर्वेषां ग्रन्थानाम् अनुवादः कृतः, इदानीमपि क्रियते। तद्वारा संस्कृतस्य ज्ञानवैभवं समाजः जानाति, ज्ञातुं शक्नोति। किन्तु गवेषणदृष्ट्या किं वा कर्तुं शक्यते, तत्र तु संस्कृतं नाम महोदधिः। अत्र तु यथा योग्यं किमपि कर्तुं शक्यते। अतः विशाल परिधिः, सर्वत्र भ्रमितुं शक्यते, रत्नं प्राप्तुं शक्यते। किन्तु विशेषेण साहित्य व्याकरणयोः संदर्भे एव अहं किमपि प्रतिपादयितुम् इच्छामि। षष्ठकक्षातः हिन्दीं पठितवान्। तत्र आरम्भतः एव तत्र अलङ्कारः, छन्दः तत्र पाठितम्। किन्तु यदा पठितवान् अलङ्कार विषये, संस्कृते तु पुराणकालात् एव अलङ्कारस्य चिन्तनम् आरब्धम्। शनैः शनैः संख्या वर्धिता, शतं द्विशतं त्रिशतं चतुश्शतम् अलङ्काराः दृश्यन्ते। किन्तु हिंदी भाषायां संस्कृतस्य एव लक्षणं स्वीकृत्य हिन्द्याः कवयः लक्षणं कृतवन्तः। यथा भूषणकविः उपमालङ्कारस्य विषये लिखति, रूप रंग गुण काहू के अनुसार ताको उपमा कहत हैं, कहें भूषण आगार। यदि एकम लक्षणम एवमेव तत्र वर्ण एक अनेक की आवृत्ति क्रम से होए तो अनुप्रासा अलंकार है, कहते कविगण सोय। शब्द शब्द में हो जहां अर्थ ही और, सो यम का अलंकार है, कहत सुख मिश्र। और एक शब्द में हो जहां चिपके अर्थ अनेक, कहते कविगण है वहां अलंकार नित श्लेष्ठ। एवं प्रकारेण लक्षणं तु दृश्यते। किंतु संस्कृते के अलंकाराः सर्वेषाम् अलंकाराणां तत्र चिन्तनं कृतम् इति नास्ति। अतः अलंकार विषये
संस्कृतस्य वैभवं स्वीकृत्य हिन्द्यां विचारयितुं शक्यते, छन्दसः विषये अपि कर्तुं शक्यते। यतोहि बहुशः हिन्द्याः स्वकीय वृत्तं स्यात्, दोहा, सोरठा, कुंडलिनी इत्यादि हिंदी भाषायाः वृत्तं, किन्तु जे यानि वृत्तानि संस्कृते सन्ति तेषां विवरणं स्वीकृत्य उभयोः तुलनात्मकम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते। यथा अहम् एकम् उदाहरणं वदामि। भुजङ्गप्रयात छन्दः। धनेभ्यो परो बान्धवो नास्ति लोके, धनान्यर्जयध्वं धनान्यर्जयध्वं। हिंदी भाषायाम् एवमेव अस्ति। अजन्मान आरंभ तेरा हुआ है, किसी से नहीं जन्म तेरा हुआ है, रहेगा सदा अंत तेरा न होगा, किसी काल में नाश तेरा न होगा। उभयोः तत्र वृत्तविषये कथं वयं कर्तुं शक्नुमः इति एकः विचारः। हिंदी भाषायाम् अत्र पाठ्यते, प्रगतस्तरे अविधा लक्षणा व्यंजना पाठ्यते। तत्र अभिधया वाचक शब्दः वाच्यम् अर्थं व्यनक्ति। यह वाचक शब्दः तस्य लक्षणं मम्मटं करोति, मम्मटः करोति, साक्षात् संकेतितमर्थं यो विधत्ते स वाचकः। हिंदी आचार्याः संकेतितमर्थं यो विधत्ते स वाचकः इति व्याख्यानं कुर्वन्ति, किन्तु अत्र साक्षात् पदं किमर्थं योजितं तत्र अस्य विचारः न प्रवर्तते। यदि तस्य औचित्यम् अवगमनीयं तर्हि इतो विवाचक शब्दस्य लक्षणं स्पष्टं स्यात्। वामनझलकीकरः काव्यप्रकाशस्य टीकायाम् अस्य साक्षात् इति पदस्य प्रयोजनं निर्दिशति। तत्र सः उल्लिखति, साक्षात् पदं न युज्यते चेत् तर्हि कश्चन ग्रामः आसीत्, तस्मिन् ग्रामे विशालः वटवृक्षः। अतः वटवृक्षः, संस्कृते तु वट इति प्रयोगः, समीपवर्ती ग्रामः वटवृक्ष कारणात् तस्य ग्रामस्य नाम वटग्रामः इति अभवत्। किन्तु कालान्तरं संक्षिप्तीकरणं तु स्वाभाविकी प्रक्रिया। वटग्रामः गन्तव्यः, जनाः उक्तवन्तः वटः गन्तव्यः। तर्हि वटः इत्यनेन वटवृक्षस्य अवगमनं स्यात् अथवा वटग्रामस्य अवगमनं स्यात्। अत्र संकेतग्रहः उभयत्र, वटवृक्षेपि वटग्रामेपि। अतः समस्या। अतः साक्षात् संकेतितम् अर्थं यो विधत्ते, तन्नाम वटशब्दस्य साक्षात् संकेतग्रहः वटवृक्षे अस्ति, न तु वटग्रामे। अतएव साक्षात् पदयोजनस्य औचित्यं तत्र आवहति। बहुशः व्यंजना विषये तत्र हिंदी भाषायां तात्पर्यार्थः न चिन्त्यते, अपोहः न चिन्त्यते। व्याकरणेपि अत्र से इति लक्षणं करण से, अपादान से, भगवान से प्रार्थना करता हूं, अत्रापि किम कारकम स्यात्, गांव से आता हूं किम कारकम स्यात्। स्पष्टीकरणार्थम उभयोः तुलनात्मकं विवेचनं करणीयम्। संधि विषये विद्यालयः, विद्या आलयः इति विच्छेदः। को वा संधिः? हिंदी जनाः वदन्ति दीर्घसन्धिः, अतः सवर्णे दीर्घ सूत्रं प्रवर्तते।
कश्चन वदति न अत्र तु पररूपसन्धिः, अत्र तु ओमाङ्गोष्ठ इति सूत्रं प्रवर्तते। आकारात् अनन्तरम् ओम आङ् इति भवेत् चेत् उभयोः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः भवेत्, पररूप एकादेशः। किमर्थं पररूपं न भवेत्? यदि संस्कृतस्य व्याकरणं न पठ्यते तर्हि हिंदी भाषायाम् अस्य उत्तरं नास्ति। अतः हिंदी भाषायां स्पष्टता भवेत्, तदर्थं संस्कृत व्याकरणेन सह संधि विवेचनेन सह तौलनिकम् अध्ययनं करणीयम्। संस्कृते तु विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति अत्र समाधानं प्रस्तौति। ओमाङ्गोष्य पूर्वं पठितं 6-1-95 अकासवर्णे दीर्घः प्रायः 6-1-101 स्यात्। अतः परसूत्रं प्रवर्तते, दीर्घसन्धिः एव भवेत्। विश्वामित्र शब्दः हिंदी भाषायां प्रयुज्यते, तर्हि संस्कृते तु विश्वस्य मित्रं विश्वामित्रं मध्ये आकारः दृश्यते चेत् मित्रे चर्सौ इति सूत्रं प्रवर्तते। किन्तु हिंदी भाषायां किम् उत्तरं? तत्र उत्तरं नास्ति। उत्तरं प्राप्तुं संस्कृतस्य अध्ययनं करणीयम्, अत्रत्यं वैभवं तत्र नेतव्यम्। एवमेव अहम् एकम् उदाहरणं वदामि। राष्ट्रीय शब्दः तद्धित् प्रत्ययान्त शब्दः। संस्कृते प्रायः 13 अर्थेषु राष्ट्रीय शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। यतोहि तद्धित् प्रत्ययानाम् एकं वैशिष्ट्यम्, एकः प्रत्ययः अनेकेषु अर्थेषु भवति। अपरत्र अनेकेषु अर्थेषु एकः एव प्रत्ययः भवति। राष्ट्रीयः इत्यत्र घ प्रत्ययः अनेकेषु अर्थेषु एकः एव घ प्रत्ययः। किन्तु अत्रत्यः विचारः तत्र नीयते चेत् अप्रकाशित तथ्यस्य प्रकाशनम् अपि शोधकार्यमेव मन्यते। अतः अत्र यत् तथ्यम् अस्ति हिंदी भाषायाम् अप्रकाशितम्, अतः प्रकाशनम् अपि एकं योग्यं कार्यं। तत्र हिंदी भाषायां कुंभकाराः ते वदन्ति अत्र उपपत् समासः, किन्तु उपपत् समासः कथं वा भवेत्? कुंभं करोति इति कुंभकारः। यदि कुंभं कार भवति तर्हि संस्कृते तु परस्परान्वितयोः सुबन्तयोः समासः। कुंभं सुबन्तं कार सुबन्तं नास्ति। तत्र तु एकं व्याकरणवचनं गतिकारको पदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् समुत्पत्तेः। अनेन नियमेन पूर्वं समासः भवति, अनन्तरं सुप्रत्ययं योजयित्वा कुंभकारः इति पदं सिद्ध्यति। अतः मम भाति समयः अतिक्रान्तः भवति। अतः अत्र बहवः विषयाः, किन्तु उद्योगनिमित्तम् अपि इदानीं संस्कृतं बहुपयोगी। हिंदी तु भाषा उपयोगिनी वर्तते एव, संस्कृतं बहु उपयोगी। यतोहि संस्कृतस्य यानि अंगानि, योगः भवेत् वा, वेदान्तः भवेत् वा, कर्मकाण्डं, ज्योतिषम् इत्यादीनि एतादृशानि क्षेत्राणि यत् कश्चन संस्कृतभाषां सम्यक् जानाति तदर्थम् अपि उद्योगः अस्ति। किन्तु संस्कृतमाध्यमेन पाठयितारः योग्याः दुर्लभाः। अतः योग्याः सन्ति चेत् उद्योगस्य अभावः नास्ति। अहं समयम् इतोपि स्वीकृत्य कार्यक्रमस्य सीमां वर्धयितुं न इच्छामि, सीमानं वर्धयितुं न इच्छामि। अतः एकवारं कुलपति महोदयं पुनः अभिवन्द्य सर्वान् धन्यवादान् वितीर्य समायोजकेभ्यः ते
अवसरं दत्तवन्तः, अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य स्वकीयं वचनम् अत्रैव समापयितुम् इच्छामि। सादरं धन्यवादाः समर्पयन्ते। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तद् क्वचित् इति विषयोपरि भवद्भिः यद् भवति धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधानि यानि सोपानानि सन्ति तेषां सम्यक् प्रतिपादनं भवद्भिः कृतं बहु व्यापकरूपेण। अतः धन्यवादार्हाः सन्ति भवन्तः। अग्रे साक्षात् जामिया मिलिया इस्लामिया केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षपदम् अलङ्कुर्माणाः सन्ति। अद्यतन कार्यक्रमस्य द्वितीय सारस्वत वक्तृरूपेण श्रद्धेयाः गुरवः श्रीमन्तः जयप्रकाश नारायण महोदयाः। एतेषां विषये यावदहं जानामि तावद् वक्तुम् इच्छामि। छात्रोपकारिणः, संस्कृतभाषिणः, कुशलप्रशासकाः, सम्यक् व्यवहारसम्पादकाश्च सन्ति। एतेषां व्यक्तित्वं तथा अस्ति यद् एकवारं यदि कश्चिदपि एभिः सम्पर्के आगच्छति सः एतेषाम् आत्मीयः भवति। उदाहरणरूपेण भवतां पुरतः अहम् अस्मि। द्वित्रिवारमेव भवद्भिः सह मेलनं जातम् अस्ति, परं यथा ज्ञायते यत् बहु पुरातनं कश्चित् घनिष्ठ अभेदसम्बन्धः अस्ति, तथा मया अनुभूयते। अतः एतादृशानां परमादरणीयानां गुरुकल्पानां सान्निध्यं प्राप्य अद्य वयं गौरवान्विताः स्मः। अतः एतादृशानां विदुषाम् उद्बोधनाय सादरं प्रार्थयन्ते यत् भवन्तः स्वकीयेन वैदिष्यपूर्णव्याख्यानेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु। अस्मदीयाः गुरवः श्रीमन्तः जयप्रकाश नारायण महा। वन्दे वाणी विनायकौ। समयः अधिकः जातः अस्ति, अतएव न्यूनमेव वदिष्यामि। सम्माननीयाः अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथयः श्रीमन्तः विजय सीजी महोदयाः, कुलपति पाणिनि वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अस्माकम् अग्रजाः महान् विद्वांसः, कार्यक्रमे उपस्थिताः अस्माकं मित्रम् अग्रजाश्च श्री प्रकाश पांडे महोदयाः, श्री प्रोफेसर रणवीर सिंह महोदयाः, वक्तृरूपेण दीपिका दीक्षित, पुनः वक्ता महोदयः श्री सैदानंद स्नेही महोदयः, कार्यक्रमस्य संयोजकः अनुजः प्रिय अनुजः विपिन कुमार झा महोदयः, गीता शुक्ला महोदया, अत्र अन्ये ये उपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषां नमामि। अद्यतन विषयः अस्ति यत् राजभाषा हिंदी संस्कृत अंतर संबंध अनुसंधान हेतु विविध आयाम एतज्जन्य सरकार द्वारा प्रचालित अनुसंधानात्मक एवं रोजगार कार्यक्रम। समय अधिकः जातः, अन्ये वक्तारः प्रायशः सर्वम् उक्तवन्तः, अतएव बहु न वक्तव्यम् अस्ति। पुनः मुख्य अतिथि महोदय इदानीं वदिष्यन्ति, विद्वांसः सन्ति, अतएव तेषां समक्षं किमपि वक्तव्यं न भवति। किञ्चिदेव उक्त्वा अहं विरमामि। वयं जानीमः यत् हिंदी भाषा संस्कृत भाषायाः पुत्री इति पूर्वम् अपि वक्ता उक्तवान्। केचन वदन्ति भगिनी सदृशी अस्ति हिंदी भाषा संस्कृतस्य, तथा हिंदी साहित्यकाराः अपि आमनन्ति। संस्कृत साहित्य परिवारः तावत् सर्वांगपूर्णः न भवति यावत्
कस्यापि ग्रन्थस्य हिंदी भाषायाम् अनुवादो न भवति, यतो हि इदानीं शास्त्रीय रूपेण संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः समाजे अथवा वाचने तथा नास्ति, व्यवहारे नास्ति, अतएव समस्या भवति, क्लिष्टता आगच्छति, अतएव अनुवादस्य आवश्यकता भवति। अध्ययनम् अध्यापनम् अपि हिंदी भाषायामेव भवति, अतएव संस्कृतस्य हिंदी भाषायाश्च अन्तः सम्बन्धः तु स्पष्टमेव। अद्यत्वे प्रायः उत्तर भारते हिंदी भाषायाः समाधिकः प्रचारः प्रसारश्च दृश्यते, अतः संस्कृत भाषायाः बहुनिकषा हिंदी भाषायाः स्थितिः वर्तते। हिंदी शब्दस्य उत्पत्तिरेव सिंध शब्दद्वारा, सिंधी शब्दद्वारा वा संजाता इति केचन स्वीकुर्वन्ति। केचन हिंद महासागर तटवर्ती क्षेत्रस्य भाषा हिंदी भाषा अस्ति इति स्वीकुर्वन्ति। अस्माकं भारते हिंदी भाषायाः विपुलं क्षेत्रम् अस्ति। हिन्दुस्तानस्य विशाल भूभागे प्रयुज्यमानायाः 17 वाण्याः मूल आधारा हिंदी भाषा एव वर्तते। अस्मात् कारणात् हिंदी भाषा अखिल भारतीय जनानां भावोद्गमस्य भाषारूपेण स्वीकर्तुं शक्यते। भारतस्य हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रे पंच उपभाषा प्रचलिता विद्यन्ते। पश्चिमी पूर्वी हिंदी, हरियाणवी, राजस्थानी, पहाड़ी चेति पंच उपभाषासु हिंदी भाषाया प्रत्यक्ष प्रभावः सुस्पष्ट रूपेण द्रष्टुं शक्यते। एषु क्षेत्रेषु ये साहित्यकाराः सञ्जाताः तेषां कृतेषु संस्कृत भाषायाः प्रत्यक्ष प्रभावः सुस्पष्ट रूपेण द्रष्टुं शक्यते। भारतस्य पश्चिमी हिंदी क्षेत्रस्य अंतर्गतासु उपभाषासु ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कौरवी, खड़ी बोली, कन्नौजी तथा पूर्वी हिंदी क्षेत्रस्य अंतर्गतासु उपभाषासु अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगही एवमेव राजस्थानांतर्गतासु उपभाषासु पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी राजस्थानी उपभाषा एवमेव पहाड़ी क्षेत्रस्य पृथक पृथक प्रभागेषु पृथक पृथक उपभाषा विलसन्ति। यत्र यत्र स्थान विशेषेषु यावन्तः साहित्यिक ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते तत्र तत्र सर्वत्र संस्कृतस्य प्रभावः सुस्पष्ट रूपेण द्रष्टुं शक्यते। हिंदी साहित्ये ब्रज भाषायां संस्कृतस्य प्रगाढः सम्बन्धः सुस्पष्ट रूपेण द्रष्टुं शक्यते। भक्ति काले कृष्ण काव्य परंपरायाः बहुलता दृश्यते। तत्र प्रायेण सर्वाण्यपि काव्यानि ब्रज भाषाश्रितानि सन्ति। एषां समेषाम् अपि काव्यानाम् उपरि श्रीमद्भागवत पुराणस्य प्रत्यक्ष प्रभावः सुस्पष्ट रूपेण दृश्यते। श्रीमद्भागवत पुराणस्य रचना संस्कृत माध्यमेन संजाता वर्तते। एतदर्थं ब्रज भाषा आश्रित काव्यानाम् उपरि संस्कृतस्य प्रभावः सुस्पष्ट एव। ब्रज भाषायाः प्रमुख कवि सूरदासः वर्तते। सूरदासेनापि स्वकीय पद्ये संस्कृतस्य बहूनां पद्यानां प्रयोगः कृतः वर्तते। तद् यथा सोद्विधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। अत्र कंचन शब्दः विशुद्ध संस्कृत भाषायाः विद्यते। एवमेव अन्य पद्येषु निरालंब, आगम, अगम, अगोचर, भ्राता, पूर्व, खग, काग, नवनीत प्रभृतयः शब्दाः विशुद्ध संस्कृत भाषायाः एव सन्ति। बुंदेली भाषायामपि श्रीमती गंगाधर व्यासेन कविता विरचिता सन्ति। तद् यथा हमखो प्रीति पछाड़ू खटकी पैल न पानी हटकी। अस्मिन्नपि पद्ये प्रीति इति शब्दः संस्कृत भाषायाः एव वर्तते। एवमेव हिंदी भाषायाः अथवा खड़ी बोली वर्तते। इयं वैश्विक परिदृश्ये प्रतिष्ठापिता इव प्रतीयते। तत्र आवेदन, प्रतिवेदन, बोलचाल, मान्यवर, दुग्ध विडंबना, उर प्रतिज्ञा, अमृत प्रभृतयः शब्दाः हिंदी भाषायाः विपुलं भंडारम् अभिव्यजन्ति। एवमेव हिंदी भाषायाः विपुलं
पद्यात्मकं साहित्यं रामचरितमानसः सर्वोत्कृष्टः ग्रन्थः वर्तते। तत्र तु संस्कृतस्य बहूनां शब्दानां व्यापकः प्रयोगः विस्तृतरूपेण अवलोक्यते। कानिचन उदाहरणानि। उमा रमा लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ राम उठाई अनुज उरलायऊ। सकहूँ न दुखित देखी मोहि काहू बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहूँ पितु माता सहहूँ विपिन हिम आतप बाता। उपर्युक्त पद्येषु बहुत्र संस्कृत शब्दाः सूयं वैशिष्ट्यम् अभिव्यजन्ति। इत्थं बघेली भाषायाम् अपि आनंद शब्दः संस्कृत भाषायाः एव अस्ति। रीतिकालीन कविषु के शब्दास् बिहारी घनानंद प्रभृतीनां काव्येषु संस्कृतस्य प्रभावः महन् महत्वाधायकः एव वर्तते। किम अधिकं वर्तमान हिंदी साहित्ये अपि भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह हरिओद, जयशंकर प्रसाद निराला, सूर्यकांत, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे प्रभृति नाम काव्येषु संस्कृतस्य प्रभावः सर्वतो प्रसृतो दृश्यते। इत्थं निष्कर्षतः इदं वक्तुं शक्यते यत् हिंदी भाषायां संस्कृतस्य प्रभावः प्रतिपदं वर्तते एव। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी ज्ञान विषयस्य उत्पादयित्री कामधेनुवत् सकल सुखदात्री च वर्तते। भारते संस्कृता भाषा कामधेनु प्रकृतिता जननी विश्व भाषाणां विज्ञानस्योपकारिणी। एतत्तु अंतर्संबंध विषये अहं किञ्चित् उक्तवान्। अनन्तरं शोधस्य नवीनाः संभावना इति अपि किञ्चित् योजनीयम् अस्ति। यत् शोध क्षेत्रे अपि हिंदी संस्कृत भाषाम् आधारीकृत्य अनेकानि शोध कार्याणि भवितुम् अर्हन्ति। यथा मम समीपे एकः शोध प्रबन्धः आगतः पाटलिपुत्र विश्वविद्यालयतः। जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत का प्रभाव, संस्कृत नाटककारों का प्रभाव मम समीपे आगतम् आसीत् शोध प्रबन्धः। राम काव्य पर संस्कृत का प्रभाव एतदपि उत्तर प्रदेशतः कोऽपि शोध ग्रन्थः आसीत्, प्रकाशित पुस्तकम् अस्ति इदानीम्। एवमेव अक्बर नामा सर्वदेश संग्रह अस्ति, तत्र अनुवादः अपि आगतः अस्ति। तत्रापि शोध कार्यं मम निर्देशनेव प्रारम्भः जातः आसीत्, इदानीं परिवर्तितम् अस्ति। गालिब काव्यम् इत्यपि इदानीं शोध कार्यम् अस्माकं विश्वविद्यालये चलति। तुलसीदास चरितम्, पुनः जानकी वल्लभ शास्त्री, विद्यापति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राधा वल्लभ त्रिपाठी, रमाकांत शुक्ल एते हिंदी भाषाया विद्वांसः आसन्, परं तेषां साहित्ये तेषां व्यवहारः तु संस्कृतमय एव आसीत्। अतएव संस्कृतस्य हिंदी भाषायाश्च बहु अंतरसंबंधः अस्ति। यदि एकं त्यजामः चेत्, यदि हिंदी त्यजामः तर्हि संस्कृतस्य अस्तित्वं तथा प्रचारितं प्रसारितं न भवितुमर्हति। पुनः हिंदी भाषा यदि संस्कृतं त्यजति चेत् हिंदी भाषा ही विलुप्ता भवितुम् अर्हति। अतएव संस्कृतं हिंदी भाषा अनयोः अंतरसंबंधः, तत्र अन्योन्याश्रय संबंधः वर्तते। उत्तर प्रदेशे रोजगार विषये भवति, यदि हिंदी अध्यापकः भवति, प्रोफेसर भवति चेत् एकं संस्कृत पत्रं BA कक्षा MA कक्षायाम् अनिवार्यम् अस्ति। यदि हिंदी भाषा संस्कृतस्य एकं पत्रं नास्ति चेत् हिंदी भाषायाः अध्यापकः न भवितुमर्हति, तत्र अनिवार्यम् अस्ति। अतएव यदि हिंदी भाषायाः अध्यापकः भवितुमर्हति चेत् संस्कृतं तु अनुसरणीयम् एव। पुनः संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय हिंदी भाषायाः तत्र ज्ञानं, तत्र प्रयोगः, तत्र संस्कृतस्य प्रचारार्थं टूल रूपेण तत्र भवति। अस्माकं विश्वविद्यालये अपि तत्र अंतरसंबंध विषये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इति तत्र प्रारंभः जातः अस्ति। अतएव हिंदी भाषा संस्कृत भाषा मिलित्वा तत्र किमपि कार्यं क्रियते, इदानीं प्रारंभः जातः अस्ति। अतएव सर्वत्र तथा भवति चेत् रोजगारस्य पुनः शोधस्य बहु संभावना वर्तते। अतएव संभावनां दृश्य संस्कृतं हिंदी भाषां च आधारीकृत्य तत्र शोधकार्याणि कर्तव्यानि इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि। नमस्कारः, बहु समयः जातः, अतएव अधिकं न वचामि। नमो नमः।
पुनः ये अत्र आहूतवन्तः तेषां कृते धन्यवादं वितरामि। पुनः संचालक महोदय मदन मोहन तिवारी महोदय मम अनुज सदृशः अस्ति, अत एव सः सर्वदा सम्पर्के भवति। अहं वर्धापनमपि ददामि, शुभकामनापि ददामि, आशीर्वादं च ददामि, यतो हि अनुजवत् एव अस्ति सः। तथैव विपिन झा महोदय, अन्ये अपि अत्र ये उपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते मम नमस्कारः, धन्यवादः। जी, सादरं धन्यवादाः समर्पयन्ति। साक्षात् अस्य कार्यक्रमस्य ये मुख्यातिथयः सन्ति तेषाम् आवाहनं करिष्यते। विश्वसंस्कृतसप्ताहपर्वणि आरम्भकालतः येषां संरक्षकाणाम् आशीर्वादाः अस्माभिः प्राप्ताः, तेषाम् अद्य उपस्थितिः अस्मान् सनाथनी कुर्वन् अस्ति। एतादृशानां महर्षि पाणिनीय संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः, महान्तः समाजसेविनः, संस्कृतानुरागिणः, कुशलप्रशासका, विविधशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महोदयाः, श्रद्धेया गुरवः, माननीयाः कुलपतयः सादरं प्रार्थयन्ते यत् ते स्वकीय आशीर्वचोभिः अस्माकम् उत्साहवर्धनपूर्वकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। आदरणीयाः अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः संरक्षकाश्च प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महोदयाः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनेये नमः। अत्र संस्कृतभारती मैदरकट् एवं जाह्नवी शोधपत्रिका एवं महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालयः एतेषां संयुक्त तत्त्वावधाने विश्व संस्कृत सप्ताहे विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृतं संस्कृत वैभवम् इति विषयम् आधारीकृत्य अद्य यत् चर्चासत्रं प्रचलति, एतद् वस्तुतः नवमदिनाङ्कतः आरब्धं 15 दिनाङ्कपर्यन्तम् एतत् एषः यज्ञः चलति। तत्र अद्यतनवक्तारौ दीपिका दीक्षित महोदय, एवं सच्चिदानन्द स्नेही महोदयः, अस्माकं ज्येष्ठमित्रं श्रीप्रकाश पाण्डेय महोदयः, एवं सारस्वतातिथिः द्वितीयः एवं जयप्रकाश नारायण महोदयः, अनन्तरम् एतस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकः सर्वं श्री विपिन कुमार झा महोदयः, एवं अद्यतन कार्यक्रमे उपस्थिताः एतस्य संयोजकाः सरिता श्रीवास्तव, मदन मोहन तिवारी महोदयः संचालनं करोति, रविकुमार शास्त्री, अन्ये ये अत्र कार्यकर्तारः सन्ति तेभ्यः, अनन्तरं ये श्रोतारः सन्ति अद्य एतस्मिन् आभासीय पटले उपस्थिताः सर्वेभ्यः मम पक्षतः नमस्कारः, अभिनन्दनानि, स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य नैकाः शुभकामनाः च। वस्तुतः मम अद्य कार्याधिक्येन मम विश्वविद्यालयस्य स्थापनादिवस कार्यक्रमः अपि आयाति। स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवः, तस्य नगरे भिन्न कार्यक्रमाः इत्यादि कारणेन वस्तुतः अद्यतन अत्र यः विषयः अस्ति तस्मिन् विषये वस्तुतः मम काचित् कल्पना नासीत्, परन्तु इदानीं यः चर्चाः आगताः तद् इतोपि मम कृते अहं वस्तुतः किञ्चित् कष्टे पतितवान्, कारण हिंदी मम भाषा एव नास्ति। अहं मूलतः दाक्षिणात्यः, शुद्ध दाक्षिणात्यः, हिंदी भाषायां सामान्य व्यवहारं कर्तुं जानामि इति विहाय मम हिंदी भाषायाम् अधिक अभ्यासः नास्ति। परन्तु एतत् जानामि, इदानीं पर्यन्तं यानि भाषणानि मया श्रुतानि तत् श्रुत्वा अहम् एतत् अन्यथापि तत् जानामि, कारणं
भारतीय भाषासु संस्कृतस्य या अंतर्धारा वर्तते सा धारा तु अखण्डिता अनन्तरं सा महत्वपूर्णा अस्ति इति अहं जानामि। तत्तु हिंदी भाषायाम् अन्य भाषाः अपेक्षया तत् प्रत्यक्षतया अधिकं द्रष्टुं वयं शक्नुमः। परन्तु अहं मूलतः मलयाळभाषी अस्मि, अहं मूलतः केरलतः अस्मि। यदा भवन्तः हिंदी भाषायाः विषये संस्कृतस्य तत्र प्रभावः तत्र वैभवं तद्वयम् इदानीं 4 भाषणानि जातानि, तत्र भिन्न भिन्न अंशान् स्वीकृत्य आदौ स्नेही महोदयः, अनन्तरं दीपिका, एवमेवम् अस्मद्मित्रं श्रीप्रकाश माण्डेय महोदयः तत्र तस्य व्याकरण भागम् आधारीकृत्य, जयप्रकाश नारायण महोदयः तद् भिन्न भिन्न प्रादेशिक डैलेक्ट् मध्ये एतस्य प्रभावः कथमस्ति इत्यादि विषये उपस्थाम् अहं शृण्वन् आसम्। वस्तुतः मम कृते महान् आनन्दः जातः, एतस्मिन् विषये किञ्चित् इतोपि अवगमनं जातम्। पश्यतु, हिंदी भाषायाम् अत्र संस्कृतस्य प्रभावः इति तु प्रत्यक्षतया वयं द्रष्टुं शक्नुमः। परन्तु यदि वयं भारतस्य अपरं भागं गच्छामः, दक्षिणभागं गच्छामः, तर्हि तत्रापि एषा एव स्थितिः अस्ति। अर्थात् दृष्ट्वा कदाचित् भाषाः यदा अत्रत्य जनाः दाक्षिणात्यभाषाणां विषये वदति तद् वयं किमपि अवगन्तुं न शक्नुमः इत्यादिकं वदन्ति। वस्तुतः तस्य कारणं तदेकः पूर्वाग्रहः, एकः मानसिकः अवरोधः अस्ति। अर्थात् एवमेव हिंदी भाषायां संस्कृतस्य प्रभावः यावान् अस्ति तावान् प्रभावः दाक्षिणात्य भाषासु तावता प्रमाणेन वा ततोपि अधिक प्रमाणेन संस्कृतस्य प्रभावः दाक्षिणात्य भाषासु अपि दृश्यते। इदानीमपि अस्ति संपूर्ण दाक्षिणात्य भाषासु, तेलुगु वा भवतु, कन्नड वा भवतु, मलयाळं वा भवतु, तमिळ् वा भवतु, तमिळ् जनाः वदन्ति अस्माकं कोऽपि सम्बन्धः नास्ति इति, परन्तु तथा नास्ति। तत्र याः भाषाः सन्ति सर्वत्र 80% वस्तुतः संस्कृतशब्दाः एव भवन्ति। परन्तु तत्र भाषायाः भेदस्य दर्शनस्य भ्रमस्य कारणं किमित्युक्ते तत्र तेषां सफिक्स् इति प्रत्ययानां योजने भेदः भवति। प्रत्ययानां योजने भेदः भवति इति कृत्वा कदाचित् भाषा भिन्ना, एतद् मया अवगन्तुं न शक्यते इति भावना तत्र उत्पन्ना भवति। यदा हिंदी भाषायाम् एवं संस्कृतस्य प्रभावः भवद्भिः कथितः, तद् व्याकरणविषये वा भवतु, व्याकरणस्य विषये वा भवतु, आलङ्कारिकविषये वा भवतु, अनन्तरं एतादृश सर्वत्र दक्षिणभाषासु अपि संस्कृतस्य परं वैभवम् अस्ति इति अहम् इदमिदानीम् अत्र उपविश्य तदेव चिन्तयन् आसम्। तर्हि अहं किं वदेयम् अत्र इति। तर्हि तदा मम एवमस्ति, किञ्चित् अयं विषयः अपि किञ्चित् चर्चनीयः विषयः अस्ति। अत्र भवन्तः सामान्यतः पश्यामि सर्वे हिंदी भाषिणः, अहमेव सामान्यतः दाक्षिणात्यभाषां जानामि इति कश्चन एकः अत्र वर्तते। तर्हि तदपि किञ्चित् बोधनीयमिति चिन्तयामि। इदानीमपि अहं वदामि भवतां पुरतः, यदा दाक्षिणात्यभाषासु ये ग्रन्थाः भवन्ति, पुरातनग्रन्थाः, प्रौढग्रन्थाः, अहम् आधुनिक नोवेल् विषये न वदामि, यदा पुरातनग्रन्थाः भवन्ति, रामायण महाभारतादीनां तत्र ट्रान्स्लेशन्स् भवन्ति, अध्यात्मरामायणादीनां किञ्चित् छायां स्वीकृत्य ग्रन्थाः भवन्ति, ये पुरातनग्रन्थाः भवन्ति। आधुनिकग्रन्थाः अपि सन्ति एव, न सन्ति इति न, आधुनिककविताः वा भवतु, यः संस्कृतं जानाति स एव तद् अवगन्तुं शक्नोति, अन्यथा अवगन्तुं न शक्नोति। उदाहरणाय अध्यात्मरामायणं किळिप्पाट् इति मलयाळभाषायाम् अस्ति। अध्यात्मरामायणं किळिप्पाट् इति अध्यात्मरामायणस्य तुञ्चत्तिरुत्तचन् इति मलयाळभाषया कृतं व्याख्यानं कृतं काव्यम् अस्ति। तत्र मूलतः 85 to 90 शब्दाः संस्कृतशब्दाः। यः संस्कृतं न जानाति सः अध्यात्मरामायणं मलयाळं पठित्वा अवगन्तुमेव न शक्नुवन्ति। एवमेव वयं कर्णाटकम् आगच्छामः, तत्र कम्बरामायणम् इति अस्ति। कम्बरामायणम् इत्यपि रामायणस्य अनुवादः अस्ति। तत्र अनुवादः इति किञ्चित् भिन्नप्रकारेण तैः उपस्थापितमस्ति। तर्हि तस्य अध्ययनाय अपि पठनाय अपि संस्कृतस्य ज्ञानेन विना तत्रत्य शब्दान् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः। एवं तमिळ् मध्येपि वा भवन्तु, कन्नड तेलुगु भाषायां वा भवतु, दक्षिणात्य चतुर्षु भाषासु
संस्कृतस्य महान् प्रभावः भवति। यः संस्कृतं जानीयात् स एव एतासु भाषासु ये ग्रन्थाः भवन्ति तेषां पूर्ण अर्थावगमनं कर्तुं शक्नुवन्ति इति निस्संशयः विषयः। तत्र यदा यदा हिंदी भाषायां प्रत्यक्षम् अवगन्तुं शक्नुमः तत्र तथा नास्ति। तत्र पुनः पूर्वाग्रहः अपि भवति, दक्षिणे तु पूर्वाग्रहः भवति। किमर्थम् एतद् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः इति मानसिकः अवरोधः अपि भवति। परन्तु यः संस्कृतं जानाति सः दाक्षिणात्यभाषासु प्रभुत्वं सम्पादयितुं सरलतया शक्नोति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। विशेषतः तेन कारणेन संस्कृतं वस्तुतः मूलतः भारतस्य एकतायाः अनन्तरं भारतस्य यः भाषा समुच्चयः भवति तत्र अन्तर्धारारूपेण स्थित्वा सर्वाः भाषाः एकसूत्रीकृत्य अस्माकं राष्ट्रस्य एकत्वम् अग्रे नयति। तत्र संस्कृतस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। हिंदी भाषायां भवतु अथवा हिंदी भाषायाः प्रादेशिकभेदेषु वा भवतु, डैलेक्ट्स् मध्ये वा भवन्तु, यदा तत्र प्रवर्तन्ते तदा अन्यत्रापि तस्य प्रभावः भवति। तेन भारतस्य अखण्डतायाः कृते एतत् महत्वपूर्ण स्थानम् आवहति। तदेव मनसि निधाय भवन्तः इदानीं दृष्टवन्तः स्युः यदा इदानीं राष्ट्रियशिक्षानीतौ तत्र एकः विषयः आगतः अस्ति। तत्र सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में मनोरंजक और प्रेरणादायक बाल साहित्य बनाने का। यदा पश्यतु सर्वासु भाषासु स्थानीय भाषायां मनोरंजकं प्रेरणादायक बाल साहित्य निर्माणम् इत्युक्ते संस्कृतेन विना तत्तु न भवत्येव। कारण संस्कृत शब्दान् विहाय संस्कृत भाषां विहाय तादृश ग्रन्थरचना तु न भवत्येव। तर्हि भारतीय शिक्षानीतौ प्रत्यक्षतया संस्कृतस्य प्रयोगविषये न उक्तं चेदपि अप्रत्यक्षतया तस्य आशयः एवमेव अस्ति। एतादृश ग्रन्थानां निर्माणाय संस्कृतस्य एतत् आवश्यकता बहु भवति। यदा वयं तत्र पश्यामः अपरमेकमस्ति तत्र भवन्तः पश्यन्तु तद् एकं बहु महत्वपूर्ण एक पॉइंट अस्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान भारत की भाषाएं पर एक रोचक परियोजना गतिविधि में भाग लेगा। उदाहरण के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्यादि इत्यादि तत्र उदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति। एतद् अस्मिन् सन्दर्भे एतत् एषः बिन्दुः यत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ भवति तद् अत्यन्तं महत्वपूर्ण अत्यन्तं गौरवेण चिन्तनीयः कश्चन विषयः अस्ति। कारणम् एक भारत श्रेष्ठ भारत इति यदि कदा भवति तस्य पूर्ण अन्तर्धारायाः यत्र समन्वयः भवति तत्रैव एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इति भवति। ताम् अन्तर्धारां कल्पयितुं तत् कर्तुं वस्तुतः सामर्थ्यं संस्कृतभाषाम् अपेक्षया कस्यापि नास्ति। कारण तत्र किमस्ति संस्कृतभाषा सर्वेषां कृते एक्सेप्टेबल भवति, अन्यथा पुनः तेषां परस्परं तत्र एतद् भवति। तर्हि एतत् सर्वं वस्तुतः आधुनिककाले इदानीं यदा वयं पश्यामः यदा राष्ट्रियशिक्षानीति अनन्तरम् आधुनिकभाषाणां किं वदामः भावि इत्यत्र भविष्यत् इत्यत्र संस्कृतस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते। तेन कारणेन एतस्याः चर्चायाः एकं समाजोपयोगित्वम् इदानीम् अधिकमस्ति। एषा चर्चा अद्य जाता, तस्याः समाजोपयोगित्वम् अधिकं भवति। अर्थात् संस्कृतस्य महत्त्वम् अनन्तरं संस्कृतस्य स्थानं कुत्र किमस्ति इति एक नवीनः विषयः अत्र अद्य सर्वैः भिन्न डायमेन्शन् मध्ये तत्र आनीतवन्तः। तत्र अहमपि किञ्चित् दाक्षिणात्यभाषाणां विषये अत्र योजयितुं प्रयत्नं कृतवान्। मूलतः मम विषयः बेसिक विषयः हिंदी विषय नास्ति। मैं तो हिंदी में बोल सकता हूँ, वो अलग बात है, बोलना अलग है, उसके साहित्य में जानकारी होना वो अलग बात है, उसका व्याकरण में जानकारी होना अलग बात है। परन्तु किमपि अहं श्रुतवान् दृष्टवान् मम बहुभ्यः वर्षेभ्यः मम उत्तरभारतप्रवासेन तद् यदस्ति तस्य आधारेण अहम् एतत् सर्वम् अवगन्तुं किञ्चित् प्रयत्नं कृतवान्। भवताम् एतस्य प्रयासस्य कृते मम पक्षतः अभिनन्दनानि। अयं कालः अपि विलम्बितः, 9:30 इदानीम् आल्रेडी जातमस्ति, वयम् 8:00 आरब्धवन्तः। कस्यापि वा भवतु बुभुक्षितस्य पुनः एतत् साहित्यरसस्य पानेन आनन्दः न भवति, अहं जानामि। तेन कारणेन
एतस्मिन् विषये या चर्चा जाता सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि। अनन्तरं पुनरेकवारमपि अस्मिन् कार्यक्रमे ममापि भवन्तः योजनं कृतवन्तः इत्यदर्थं विशेषतया धन्यवादाः। एकवारं सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि। स्वतन्त्रतायाः इदानीं श्वः स्वतन्त्रतादिवसः अमृतमहोत्सवस्य पूर्वसन्ध्या अस्ति। अस्यां पूर्वसन्ध्यायां सर्वेभ्यः पुनरेकवारम् अभिनन्दनानि व्याहृत्य मम वाक्यद्वयम् अत्र समापयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सादरं धन्यवादाः समर्पयन्ते। भवतां मार्गदर्शनेन उद्बोधनेन वयं गौरवान्विताः स्मः। इदानीं साक्षात् धन्यवाद ज्ञापनस्य या प्रक्रिया वर्तते सा प्रक्रिया वयम् अनुसरामः। तो अहं शीतलम् आकारयामि यद् एकतन्त्रेण संक्षेपेण धन्यवाद ज्ञापनस्य प्रक्रियाम् अनुसरतु, उपस्थापयतु च। रजनी, अस्तु रजनी, रजनी क्षम्यतां रजनी। आम् आम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। विश्व संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक्याः शुभाशयाः। विश्व संस्कृत सप्ताहस्य उपलक्ष्ये महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयः संस्कृत भारती महेन्द्रगढ़ एवं च जाह्नवी ई शोध पत्रिकायाः संयुक्त तत्वाधाने विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृत वैभवम् इति विषयं स्वीकृत्य अंतर्राष्ट्रीय सप्तदिवसीय गोष्ठ्याम् अद्य अहं सर्वेषां कृते धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्यां संगोष्ठ्यां सर्वे स्वज्ञानवर्धनाय उपस्थिताः सन्ति। एतस्य प्रमुखकारणम् एषः अपि अस्ति यत् अद्य अत्र उपस्थिताः अस्माकं मुख्य अतिथिः सारस्वत अतिथिः एवं च मुख्यवक्तृरूपेण ज्ञानवर्धक व्याख्यानं दत्तवन्तः। आदरणीय विदुषां भवताम् अत्यन्तसारगर्भित व्याख्यानेन सर्वे प्रेरिताः सञ्जाताः। कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदयाः महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयः उज्जयिनी मध्यप्रदेशस्य माननीय कुलपतिः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महोदयस्य अहं संस्कृत भारती महेन्द्रगढ़ जाह्नवी ई शोध पत्रिका एवं च अत्र उपस्थिताः सर्वे कार्यकर्तृः पक्षतः हार्दिक आभारं व धन्यवादं ज्ञापयामि। तदनन्तरं कार्यक्रमे उपस्थिताः सारस्वत अतिथिरूपेण प्रोफेसर श्री प्रकाश पाण्डेयः महोदयानाम् एवं च प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण महोदयानाम् अपि अहं हार्दिक आभारं धन्यवादं च प्रकटयामि। एवमेव अत्र उपस्थिताः आमन्त्रित विद्वान् वक्तृरूपेण डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदयानाम् एवं च डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही महोदयानां धन्यवादं ज्ञापयामि। अन्ये अपि उपस्थितेभ्यः विद्वद्भ्यः समन्वयकरूपेण डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदयः, मंच संचालकः डॉक्टर मदन मोहन तिवारी महोदयः, मंगलाचरण वाचककर्ता दीपक महोदयः, संयोजक रूपेण डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव, डॉक्टर रवि कुमार शास्त्री महोदयः एवं च सर्वे कार्यकर्ताराणां प्रति धन्यवादं ज्ञापयामि इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। धन्यवाद कर्तृरूपेण उपस्थिता रजन्यै अपि हार्दिकं धन्यवादाः समर्पयन्ते। इदानीं शान्तिमन्त्रेण अस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्तिः भविष्यति। सर्वे स्वस्वस्थानात् शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। बहुत सम्यक् स्वतन्त्रतायाः अमृत